गुड मॉर्निंग। एक कॉपी। गॉड ब्लेस। ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लीज सिट डाउन सभी लोग। और बारिश में भी आप लोग जो है आ गए, ये बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपका अध्ययन के प्रति जो लगाव है वो विशेष है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछा है कि कौन से युद्ध में मुगलों के साथ लड़ते हुए उनके बेटों को मरवा दिया गया था। तो हम लोग पंजाब में आएंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग मैसूर पर थे कल। अच्छा, आज से आप लोगों को लिखने से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि हम सारा मटेरियल आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर बना बना के। ठीक है, नहीं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं लिखवा दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं ना लिखवाया जाए? ऑनलाइन वालों को सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों का भी स्वागत है। अच्छा, अब यहां पर सुनो, अब ध्यान से। अब इस तरह की कंट्रोवर्सी आप जनरेट करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो सुनिए। अरे पहले सुन तो लो बात पूरी। अच्छा, एक तो तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है कि यदि किसी बात को बोलेंगे नहीं तो सारे हाथ खड़े, और हाँ तो मतलब ऐसा नहीं करना है। अच्छा, आप लोग लिखना चाहते हैं ना? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। यानी आप हिस्ट्री को बहुत बेहतर वे में चाहते हैं कि अपनी नोट्स के अपने हाथ के द्वारा लिख करके उसको। चलो ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, हम एक्चुअली में अच्छा लिखो। अच्छा, पहले समझ तो लो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी बातों को समझो आप लोग। हम इसके लिए हमारा कोई मंतव्य ऐसा नहीं था, बस हम तो ये चाह रहे थे कि आपका और 2-4 क्लास पहले हो जाए, है ना? बस और कोई बात नहीं थी, है ना? और अंतर भी ज़्यादा आने वाला नहीं है। 2 से 4 क्लास का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, इससे ज़्यादा अंतर भी नहीं आएगा। तो उस चीज़ को नहीं समझेंगे, उस चीज़ को परेशान नहीं होंगे लेकर के। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि सर कुछ लिखवा ही दीजिए आप लोग। तो खैर, हम लोग मैसूर पर थे और हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, उसी तरीके से। और फिर विचार करते हैं कैसा करना है ना। कुछ विचार नहीं करना है, लिखना ही है। ओ
मैसूर पर बात कर रहे थे। शांति का दान दे तो फिर बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। मैसूर पर चर्चा कर रहे थे और मैसूर के बारे में पृष्ठभूमि अर्थात भूमिका को समझा था। भूमिका के साथ साथ ही हमने हैदर अली के उदय को समझा था कि हैदर अली का उदय वास्तव में कब हुआ और हैदर अली कैसे एक शक्तिशाली शासक के रूप में सामने आए, उन्होंने अपना कैरियर कैसे प्रारंभ किया और कैसे धीरे धीरे वे राज सत्ता में स्थापित होते चले गए। 1761 में हैदर अली मैसूर की सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित हो गए। इसके अलावा हमने एक बात और की थी कि मैसूर के साथ ब्रिटिशों के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4। और 4 में से 2 हैदर अली ने लड़े और 2 टीपू सुल्तान ने लड़े। कहते हैं 3 संधियां भी हुई। अंतिम युद्ध में संधि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि टीपू सुल्तान मारे गए। अब आज हम लोगों ने काफी बड़े लेवल पर कल चीजों को समझ भी लिया था और मैसूर को लिख भी लिया था। आज हम टीपू सुल्तान पर चलेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में सारी बातों को समझेंगे। टीपू सुल्तान पर चलेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में सारी बातों को समझेंगे। यहाँ ये मैसूर की भूमिका आपको समझा दी गई थी। हैदर अली के बारे में सारी बातें आपको बता दी थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बता दिया था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपको बताया था और मैसूर में टीपू सुल्तान की चर्चा हो रही थी। सबसे पहले आप एक बात जानिए कि टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह ही बेहद दूरदर्शी, योग्य और योद्धा था। कहते हैं उसने द्वितीय युद्ध को जारी रखा और दूसरे युद्ध को जारी रखने के बाद उसने मंगलोर की संधि करने पर विवश कर दिया। किसको? ब्रिटिश को। और कहते हैं ऐसा नहीं था कि टीपू सुल्तान ने यह संधि बहुत बराबरी पर की हो, बल्कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के पक्ष में ही संधि की हो, बल्कि टीपू सुल्तान ने संधि को बराबरी पर किया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिए गए। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने 1784 से लेकर 91 तक, 1784 में यह युद्ध पूरे तरीके से समाप्त हो गया और मंगलोर की संधि हुई और 1784 से लेकर 91 तक टीपू सुल्तान ने मैसूर को बेहद शक्तिशाली बना दिया। कहते हैं उसे अभेद बनाने का काम टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान का मैसूर को इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे कई सारे कारण थे, क्योंकि टीपू सुल्तान की सेना पहली बात बहुत आधुनिक सेना थी। मैंने आपको बताया कि हैदर अली ने सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया था, क्योंकि हैदर अली ने इस बात को भांप लिया था कि यदि ब्रिटिशों से टक्कर लेनी है, यदि ब्रिटिशों का मुकाबला करना है, पहली बात दक्षिण भारत में मराठों और निजाम के साथ में शक्ति संतुलन स्थापित करना है, तो हमें अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना ही पड़ेगा और हमारी सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस होना पड़ेगा। डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना आपको याद ही होगी। टीपू सुल्तान ने नौसेना पर ध्यान दिया। ध्यान दे, टीपू सुल्तान ने नौसेना को आगे बढ़ाते हुए 2 बंदरगाह स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने पहला बंदरगाह मौलिदाबाद में और दूसरा बंदरगाह मैंगलोर में स्थापित किया। कहते हैं ये बंदरगाह नौसेना की सशक्तता के लिए तो थे ही, साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया गया। टीपू सुल्तान ने कृषि के कार्यों को, व्यापार एवं वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने रॉकेट लॉन्च करने का काम किया था। हालांकि विदेशी इतिहासकार टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य बताते हैं। क्या बताते हैं?
सीधा साधा दैत्य बताते हैं, लेकिन टीपू वास्तव में सीधा साधा दैत्य नहीं था। टीपू वास्तव में सीधा साधा दैत्य नहीं था। इसका मतलब समझिए कि टीपू, पहले तो ये देखिए कि टीपू सुल्तान का काल कब से कब, 1782 से लेकर 1799 तक टीपू सुल्तान का काल रहा। दूसरी बात, हैदर अली के उत्तराधिकारी थे कि नहीं थे? अभी आ रहे हैं हम सीधा साधा दैत्य क्यों कहा गया था, ठीक है, अभी हम उसको समझाते हैं। हम एक बार बता देते हैं आपको पूरा। टीपू सुल्तान हैदर अली के उत्तराधिकारी थे, हैदर अली के उत्तराधिकारी थे। हैदर अली के उत्तराधिकारी और पुत्र भी थे। और आधुनिक भारत में, ध्यान से सुनेंगे, आधुनिक भारत में सुल्तान का टाइटल लेने वाले पहले व्यक्ति थे। इसकिन के अलावा कहते हैं आधुनिक भारत में किसी ने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, किसी ने भी आधुनिक भारत में सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इसके अलावा मैंने बताया कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा था। तीसरा मतलब चौथा, कहते हैं साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का काम किया और साम्राज्य का विस्तार भी किया, साम्राज्य का विस्तार किया। अब यहां पर मैसूर अत्यधिक शक्तिशाली बन गया। कब से लेकर कब तक मैसूर शक्तिशाली बनाया इन्होंने, शक्तिशाली बनाया इन्होंने 1784 से लेकर 1791 तक। 1791 में इनके साथ दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध दो आंग्ल मैसूर युद्ध इन्होंने लड़े। दो आंग्ल मैसूर युद्ध में एक आंग्ल मैसूर युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया, एक आंग्ल मैसूर युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया, तीसरा यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1791 में लड़ा गया था। और एक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। इसके द्वारा इसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। लेकिन हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। पहले तो इस स्ट्रक्चर को और कंटिन्यू रखेंगे। हिंदू और मुस्लिमों के प्रति, ध्यान से सुने, हिंदू और मुस्लिमों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण नीति अपनाई, यानी के प्रति समान नीति का पालन किया गया। किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा। आपको पता है मंदिर बनाने में भी, श्रृंगेरी में एक मंदिर को रिपेयर करने में भी टीपू सुल्तान ने सहायता दी थी। कहते हैं श्रृंगेरी पीठ है ना बच्चों, श्रृंगेरी में एक मंदिर को स्थापित करने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या दिया था? दान दिया था। यह मंदिर है श्रृंगेरी में, और वहां पर इन्होंने दान दिया था। कहते हैं टीपू सुल्तान ने व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, वाणिज्य को बढ़ावा दिया। कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेना का आधुनिकीकरण किया, सेना का आधुनिकीकरण किया। और नौसेना मैंने आपको बताया था ना, नौसेना को शक्तिशाली बनाने का काम किया, नौसेना को शक्तिशाली बनाया। और यहां ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था ना दो बंदरगाह स्थापित किए, दो बंदरगाह स्थापित किए गए। और ये दो बंदरगाह कौन कौन से थे? ये दो बंदरगाह थे, एक मौलिदाबाद और एक मैंगलोर, एक मौलिदाबाद और एक मैंगलोर। ये दो बंदरगाह इनके द्वारा बनाए गए। अच्छा, यहां ध्यान से आप सुनेंगे, टीपू सुल्तान को हम उनके फ्रांसीसी संबंधों के कारण याद करते हैं। ध्यान से सुने, टीपू सुल्तान को हम उनके फ्रांसीसी संबंधों के द्वारा याद रखते हैं। कहते हैं टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए।
कहते हैं टीपू फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इस समय 1789 में 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति से टीपू बहुत अधिक क्या था, प्रभावित था। तो कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब्स बने थे और ऐसे ही टीपू सुल्तान ने भी भारत में यानी मैसूर में जैकोबिन क्लब्स बनाए और कहते हैं टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता का एक वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में रोपा था। मित्रता का वृक्ष यानी कि ये फ्रांसीसियों और टीपू के बीच में मित्रता का सिंबल है यानी प्रतीक है, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। तो 2 बंदरगाह स्थापित किए, समझ में आया। अब फ्रांसीसियों के साथ संबंध अगले वाले स्ट्रक्चर पर बढ़कर बताएंगे, अभी स्ट्रक्चर कंटिन्यू है टीपू का। यहां ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो एक बार पहले समझो यहां पर थोड़ा सा। टीपू सुल्तान हैदर अली के उत्तराधिकारी थे कि नहीं थे? आधुनिक भारत में सुल्तान का टाइटल लिया कि नहीं लिया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा कि नहीं रखा? साम्राज्य का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? मैसूर शक्तिशाली बनाया 1784 से 1791 तक और 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े इसने, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू मारा गया। हिंदू मुस्लिमों के प्रति समान नीति का पालन किया। अच्छा एक बात बताइए, ब्रिटिशों के लिए भारत में सबसे बड़े खतरे 2 ही थे। सुदूर दक्षिण भारत में यानी दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान और उत्तर भारत में चले जाओ पंजाब में राजा रणजीत सिंह। और क्यों थे? ध्यान से सुनो, क्यों थे? क्योंकि इन दोनों के अलावा किसी ने भी सेना का आधुनिकीकरण पर बल नहीं दिया। तो कहते हैं कि ब्रिटिशों की आंख की किरकिरी ये दोनों ही थे। अच्छा एक बात बताइए, टीपू सुल्तान ब्रिटिश के सामने नहीं झुका और जब टीपू सुल्तान ब्रिटिश के सामने नहीं झुका तो ब्रिटिश इतिहासकार उसे सीधा साधा द्वैत्य बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मानना है कि वह सीधा साधा दैत्य है, लेकिन ऐसा वास्तव में था नहीं। और टीपू ने हिंदू देवी देवताओं वाली आकृति वाले सिक्के चलाए। टीपू ने एक नया कैलेंडर जारी किया। कहते हैं टीपू सुल्तान के डेवलपमेंट के काम अत्यधिक थे। क्या थे? अत्यधिक थे टीपू सुल्तान के डेवलपमेंट के काम। बात समझ में आई? आगे बढ़कर स्ट्रक्चर समझा दें? यह तो कंप्लीट हो गया होगा, इसको 1 मिनट में कंप्लीट करें, फिर इससे आगे का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ लोग साथ साथ बना लेते हैं और समझते भी रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। क्लियर है? ये अच्छी बात है कि आप साथ साथ बनाते हो। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब तक। किसी को है? अच्छा हम ये कह रहे थे कि जैसे ऐसा तो स्ट्रक्चर बना दिया और बढ़िया से समझा दिया, हम ये कह रहे थे। नहीं, कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर को। देखिए यहां पर अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक हिंदू कैलेंडर हिंदू देवी देवताओं की आकृति वाले, हिंदू देवी देवता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे कि नहीं चलाए थे? चलिए एक बात तो ये हो गई कि सिक्के चलाए। एक नया कैलेंडर चलाया, नया पंचांग बोलते हैं कैलेंडर को, नया पंचांग चलाया। फ्रांसीसियों से, ध्यान से सुनिए, फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित
फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे कि नहीं थे? नेपोलियन बोनापार्ट से संपर्क, आपको पता है नेपोलियन बोनापार्ट से संपर्क करने वाला अकेला व्यक्ति था भारत का। इसलिए भी ब्रिटिश की आंख में सबसे ज्यादा खटकता था टीपू। और 1798 में ब्रिटिश ने लॉर्ड वेलेजली को भारत भेजा। आपको पता है लॉर्ड वेलेजली ने आते ही सहायक संधि लागू कर दी। आपको पता है भारत में सहायक संधि इसलिए लागू की थी क्योंकि मिस्र पहुंच चुका था नेपोलियन बोनापार्ट और भारत आने ही वाला था, तो इसलिए सहायक, और टीपू का खात्मा जरूरी था कि नहीं था? तो इसलिए ब्रिटिश ने मैसूर राज्य को 3 बराबर बराबर भागों में बांटने का समझौता करके कहते हैं टीपू के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि वे जल्दी में थे टीपू का खात्मा करे वो, या मैसूर सहायक संधि स्वीकार करे। टीपू से पूछा गया सहायक संधि स्वीकार करोगे क्या? टीपू ने कहा नहीं। टीपू ने कहा नहीं। और ब्रिटिश ने चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश हैदर अली की हत्या कर दी। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से संपर्क था इनका। क्या था? संपर्क था। और भारत में जैकोबिन क्लब, ध्यान से सुने, भारत में कौन से क्लब बनाए? जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई। आधा जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई। और श्रीरंगपट्टनम में, ध्यान से सुनो, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता एक वृक्ष, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। और ये वृक्ष मैसूर और फ्रांसीसियों की, मैसूर व फ्रांसीसियों की क्या था? मित्रता का प्रतीक था। फ्रांसीसियों की मित्रता का प्रतीक था। मित्रता का प्रतीक था। और ध्यान से सुनिए, सहायक संधि स्वीकार नहीं की। सहायक संधि स्वीकार नहीं की। और सुनिए, रॉकेट का मॉडल लॉन्च किया कि नहीं किया? रॉकेट का मॉडल लॉन्च किया था भारत में, वह पहला व्यक्ति था। और मृत्यु 1799 में हुई। कब हुई? 1799। और मौत पर क्या कहा गया? गीदड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। शेर की तरह एक दिन जिया जाए। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, जय हिंद वाले, ये ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए। ओके बेटा, लेकिन काफी बड़ा है ये, है ना, और काफी मोटे पेन से हम यूज करते हैं। यहां देखिए, हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्के किसने जलाए? अरे एक बार बोल लो थोड़ा सा। नया कैलेंडर किसने चलाया? फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे कि नहीं थे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे कि नहीं थे? नेपोलियन बोनापार्ट से संबंध था कि नहीं? भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा गया कि नहीं? मैसूर व फ्रांसीसी क्रांति की मित्रता का प्रतीक था ये। और सहायक संधि स्वीकार, और रॉकेट का मॉडल, और मृत्यु 1700। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे क्लियर हो गया पूरा टीपू?
समझे? लिखे? ठीक है। हो गया? हाँ, बैठो बताते हैं। जैकोबिन क्लब का मतलब था कि वहां पे जब फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी तो वहां पे बुद्धिजीवियों की संगोष्ठी के लिए एक क्लब बनाया जाता था। मैंने क्या बताया बार बार, किसी भी क्रांति को बिना बुद्धिजीवियों के संचालित नहीं किया जा सकता। और ये क्लब जो है ये क्रांति की भूमिका बनाते थे। तो ऐसे ही फ्रांस ब्रिटिशों के विरुद्ध ऐसे ही जैकोबिन क्लब्स बन गए थे मैसूर में। क्लियर हुआ? आगे समझे? लिखे इसको? पहला पॉइंट नोट करें। देखिए ये भी स्ट्रक्चर ही है। नई मुद्रा प्रणाली, नया पंजाब, आधुनिक नौसेना का गठन, 2 बंदरगाह, मैंने बताया था ना अभी। हाँ, चलिए लिखें। पहले यहां से लिखेंगे। टीपू सुल्तान हैदर अली के टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने आधुनिक भारत में, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने आधुनिक भारत में पहली बार सुल्तान की उपाधि, इन्होंने आधुनिक भारत में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात तीसरा पॉइंट, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात इन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जारी रखा था। सत्रह सौ चौरासी से 91 के मध्य, नेक्स्ट पॉइंट, 1784 से 91 के मध्य टीपू सुल्तान ने न केवल मैसूर का विस्तार किया, न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि सुदृढ़ भी किया, बल्कि सुदृढ़ भी किया। इन्होंने ब्रिटिशों के साथ 1790-91 में, इन्होंने ब्रिटिशों के साथ 1790-91 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। तृतीय
आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिशों ने मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। इस युद्ध में इस गठबंधन ने टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। इस युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इस युद्ध के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध के पश्चात 1791 में ब्रिटिश और टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ब्रिटिश और टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसकी संधि हुई। इस संधि के अनुसार हाइफन देके नंबर 1, टीपू पर 3 करोड़ का युद्ध हार जाना थोपा गया। और ध्यान से सुनो, ये बात लिखने की नहीं है। टीपू के 2 पुत्रों को कैद कर लिया और तब तक नहीं देंगे जब तक कि 3 करोड़ नहीं दे दोगे। देखिए, टीपू के राज्य का आधा भाग, नंबर 2, मतलब संधि के अनुसार कर रहे हैं ना, हाँ, नंबर 2, टीपू के राज्य का आधा भाग तीनों पक्षों के बीच बांट लिया गया। तीनों पक्षों के बीच बांट लिया गया। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध के पश्चात टीपू आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया। टीपू आर्थिक और
राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया। इस युद्ध के परिणाम पर, अगला पॉइंट, इस युद्ध के परिणाम पर इस युद्ध के परिणाम पर कॉर्नवालिस ने कहा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि हाइफन देके, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कुचल दिया। अपने शत्रु को कुचल दिया। अरे ये किसके संबंध में बात है? टीपू के। टीपू मित्र यानी मराठा और निजाम शक्तिशाली भी नहीं बने और टीपू का भी खात्मा। लाठी भी नहीं टूटी। नहीं समझे? तो यहां पर देखिए, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि समझ में आई और तृतीय में आंग्ल मैसूर युद्ध समझ में आया। अब ध्यान से समझिए, लिखिए टीपू सुल्तान ने, अगला पॉइंट बेटा पैराग्राफ चेंज करके, टीपू सुल्तान ने नौ सैन्य शक्ति, टीपू सुल्तान ने नौ सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया था। नौ सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया था। इन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के प्रति समान नीति, इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के प्रति समान नीति का पालन किया था। इन्होंने श्रृंगेरी में एक मंदिर, इन्होंने श्रृंगेरी में एक मंदिर, श्रृंगेरी में एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार का मतलब समझते हो? हाँ, जीर्णोद्धार कराया था। इन्होंने अपने राज्य में, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपने राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया। इन्होंने अपने राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया था। इन्होंने कृषि, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी विकास किया था।
इन्होंने दो नए बंदरगाह इन्होंने दो नए बंदरगाह मैंगलोर और मौलिदाबाद इन्होंने दो नए बंदरगाह मैंगलोर और मौलिदाबाद की स्थापना की थी। मैंगलोर और मौलिदाबाद की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदू देवी देवता वाले सिक्कों का प्रचलन किया था। हिंदू देवी देवता की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया था। इन्होंने एक नया पंचांग इन्होंने एक नया कैलेंडर या पंचांग भी जारी किया। इन्होंने एक नया कैलेंडर या पंचांग भी जारी किया था। अपने पिता की भांति ही, नेक्स्ट पॉइंट, अपने पिता की भांति ही टीपू ने भी फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध स्थापित किए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से, नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान 1789 में हुई, ऐसे लिखो, फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने भारत में फ्रांस की तर्ज पर ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फ्रांस की तर्ज पर भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। लिखिए, इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फ्रांस की तर्ज पर ही जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में क्या लिखा? इन्होंने स्वतंत्रता का एक वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता का एक वृक्ष रोपा था। जो भारत में मैसूर व फ्रांसीसी के बीच
जो भारत में फ्रांसीसी और मैसूर के बीच मित्रता का प्रतीक था। मित्रता का प्रतीक था। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर जैकोबिन क्लब समझा दीजिए। आप लोग लेट आते हो क्या बेटा? हम समझा चुके अभी जैकोबिन क्लब। फिर बता देते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब एक संगोष्ठी क्लब होते थे, जहां बुद्धिजीवी जीवी बैठकर चर्चा करते थे। और और रॉकेट के बारे में पूछा है, तो मैंने बताया कि इन्होंने एक जो आधुनिक रॉकेट जैसे चलता है उसका एक मॉडल तैयार करने का काम किया। आधुनिक रॉकेट जैसे आज के रॉकेट है ना बच्चों, उसका एक मॉडल लॉन्च किया था। जैसे आज ऐसे रॉकेट इतने आधुनिक तो उसके पास नहीं थे, लेकिन रॉकेट लॉन्च करना भी उस सदी में बड़ी बात थी। अरे ठीक है, नहीं थी? तो ये उन्होंने किया था। ठीक है, अब यहां पर देखो, आंग्ल मतलब बिल्कुल अंग्रेज बेटा। आंग्ल का मतलब वे अंग्रेज जो भारत में रहते हैं। अरे आंग्ल भारतीय नहीं है क्या आजकल संसद में? आप हट गए? हाँ, तो आंग्ल भारतीय हुआ करते हैं ना। तो ऐसे ही आंग्ल जो थे, जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे, उनके और मैसूर के बीच में युद्ध लड़ा गया, तो इसको आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया। बात समझा? आंग्ल मराठा युद्ध कहा गया, आंग्ल सिख युद्ध कहा गया। बात समझ में आई? अब यहां पर ध्यान से सुनिए, लिखे टीपू ने, नेक्स्ट पॉइंट, टीपू ने 1798-99 में, श्रृंगेरी बेटा एक जगह का नाम है, ऑनलाइन वाले भी पूछ लेते हैं बीच बीच में। श्रृंगेरी एक जगह का नाम है बेटा, साउथ इंडिया में। लिखे टीपू सुल्तान ने 1798-99 में नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार किया था। नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार किया था। पत्र व्यवहार यानी उन्हें लेटर लिखा था, पत्र व्यवहार किया था, जिससे ब्रिटिश अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। जिससे ब्रिटिश अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। टीपू ने सहायक संधि मानने से भी टीपू ने सहायक संधि मानने से भी इनकार कर दिया था। टीपू सुल्तान ने, या टीपू ने, नेक्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान ने रॉकेट का एक नया मॉडल, या रॉकेट का एक मॉडल, नया रहने दो, रॉकेट का एक मॉडल भारत में पहली बार लॉन्च किया था। रॉकेट का एक मॉडल भारत में पहली बार लॉन्च किया था। और लास्ट लिखो पैराग्राफ चेंज करके। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में लॉर्ड
ऊपर से? ओके ओके ओके, थैंक यू। अब यहां देखो ध्यान से, 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने मराठों और निजाम के साथ पुनः एक गठबंधन बनाया। मराठा और निजाम के साथ पुनः एक गठबंधन बनाया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी। की घोषणा कर दी। ध्यान से सुनिए, कहा गया कि राज्य को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा और 1799 में टीपू लड़ता हुआ मारा गया। मारा गया, लिखिए इसको बना ले पहले एक बार, है ना, ये ब्रिटिश और इसके बीच में हुआ, ऐसा बना लीजिए आप। अच्छा, एक बच्चा ऑनलाइन में पूछ रहा है कि सर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस का शासक बना था। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत फेमस है इसलिए। और दूसरी बात, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, कि सभी लोग कमेंट कम किया करो, और कमेंट करते हो तो लिखते कब हो आप लोग, ये बताओ आप। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग जो है लिखा करो और समझा करो, ठीक है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हाँ बेटा लिखिए, इस युद्ध में ऐसे लिखो, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की अपने महल के पास लड़ते हुए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की अपने महल के पास लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात मैसूर के बड़े भाग को तीन बराबर भागों में बांट लिया गया। और एक छोटे से भाग पर पुनः आर्यार वंश, और एक छोटे से भाग पर पुनः आर्यार वंश स्थापित कर दिया गया। पुनः आर्यार वंश स्थापित कर दिया गया। 1801 में मैसूर ने
1801 में मैसूर ने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली। मैसूर का भी खेल, अरे मैसूर का भी खेल। आपने देखा कैसे जा रहे हैं सब, मराठे गए, बंगाल गया, अवध गया और अब मैसूर भी गया। अब ध्यान से सुनो एक बात, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम पहले मैसूर को जैसे समझते स्ट्रक्चर बना ले। सुनना ध्यान से, उसे स्ट्रक्चर बनाते बनाते हम समझ ले और फिर उसे लिख भी ले। तो इसका मतलब क्या, अब उसमें भूलने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ऐसा रहता है कि नहीं? तो इसलिए मैसूर को कंप्लीट वे में लिखवा दिया। अच्छा, ये पॉइंट लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है कि मैसूर ने एक बार कहा था कि 100 साल गीदड़ की तरह जीने से बेहतर है ना, शेर की तरह एक दिन जिया जाए। ये मैसूर के राजा या मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान का वक्तव्य है, इसे याद रखना है। ठीक है, आप अपने शब्दों में कोड कर सकते हो कहीं। ठीक है, और अब मैसूर से आगे बढ़ेंगे हम लोग और राजपूत राज्य में चलेंगे। कहां चलेंगे? राजपूत राज्य में चलेंगे। वैसे तो राजपूतों के विषय में मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान, सुना है नाम? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, है ना, दुर्गा दास और राजा जयसिंह। ये कुछ ऐसे महान योद्धा है राजपूतों के। कोई भी बच्चा उठेगा नहीं, बेटा कहां जा रहे हो बार बार उठ के, बैठो। क्लास का डिसिप्लिन ना बिगाड़े कोई भी, मतलब बार बार उठ के जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, भाई क्लास शुरू होती है वही 8:15 बजे के लगभग और 10:15 बजे के लगभग, सुन लो पहले, 10:15 बजे के लगभग ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इस बीच में आवश्यकता क्या पड़ गई कि ये उठकर जाए? अच्छा, कुछ लोगों का कुछ महत्वपूर्ण कॉल आ जाता होगा, है ना, और उनका कॉल होता होगा जिनका मिस नहीं किया जा सकता। ये समझ में आया? राजपूतों की बात करें क्या? अब ध्यान से सुनो। अच्छा, मैसूर याद हुआ? अच्छा, टीपू याद हुआ? ये देखिए राजपूत राज्य। अच्छा, टीपू के बारे में यदि 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए तो बता दोगे? अच्छा ये बताओ, जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा गया था वो कहां रोपा गया था? वेरी गुड, वेरी गुड। जो सिक्के चलाए थे उन पर क्या कृति थी? राजपूत राज्य। इसका मतलब ये बताता है कि स्ट्रक्चर बनने के साथ तुम्हें लर्न चीजें हो रही है कि नहीं? चलो तो फिर राजपूत राज्य हेडिंग लगाइए। राजपूत राज्य। और पहले छोटा सा एक स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि हम राजपूत, जैसे हम सभी सब्जेक्ट में सभी स्वतंत्र राज्यों में आपको क्या बता रहे हैं? पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? जब बंगाल पढ़ाया पृष्ठभूमि बताई, जब पंजाब पढ़ाया पृष्ठभूमि, सॉरी पंजाब नहीं पढ़ाया, मराठे पढ़ाए पृष्ठभूमि, अवध बताए पृष्ठभूमि और मैसूर पढ़ाया पृष्ठभूमि। विजयनगर साम्राज्य कहानी शुरू की थी कि नहीं? ऐसे ही राजपूतों की कहानी भी हमें शुरू करनी पड़ेगी एक छोटे से स्ट्रक्चर के साथ। इस स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से सुनिए। भारत में महान योद्धा राजपूतों की कुछ विवरण हमने दिया है। देखिए, चौहान वंश 9वीं शताब्दी एडी में आया और चौहान वंश के बाद गहड़वाल वंश आया, मतलब उसके बराबर गहड़वाल वंश भी था। उसके बाद मेवाड़ में राणा सांगा एक शासक बना, याद है, जिसने इब्राहिम लोधी को भी हरा दिया था। उसके बाद यहीं से नीचे आएंगे,
यहीं से नीचे महाराणा प्रताप आया, जो चित्तौड़ या मेवाड़ का शासक था 16वीं शताब्दी में और अकबर का समकालीन था। इसके बाद दुर्गादास आया। दुर्गादास की कहानी मैंने आपको बताई थी, जोधपुर का था दुर्गादास। और राजपूतों के साथ जब औरंगजेब के संबंध बहुत बिगड़ गए, ध्यान से सुनिए, राजपूतों के साथ जब औरंगजेब के संबंध बहुत बिगड़ गए तो कहते हैं राजपूतों के मामलों में इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। किसने? किसने? औरंगजेब ने। और उसने जोधपुर में राजा अजीत सिंह को शासक नहीं माना। तो कहते हैं राजा अजीत सिंह के काल में एक महान योद्धा दुर्गादास ने इस बात पर औरंगजेब के साथ 30 वर्षीय युद्ध लड़ा। कितना? 30 वर्षीय। और आपको पता है सफलता पाई। कहते हैं दुर्गादास इतना महान योद्धा था, इतना महान योद्धा था कि आज तक जोधपुर में उसके नाम के चर्चे होते हैं। और आज तक लोग कहते हैं मारवाड़ या जोधपुर में, मारवाड़ सुना है? मारवाड़ी जोधपुर है। आज तक लोग कहते हैं कि हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास, हे मां पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास। और एक 18वीं शताब्दी का महान राजा हमें मिलता है। राजा, आज हमारा यही उद्देश्य है, राजा जयसिंह। कहते हैं राजा जयसिंह को पढ़ने के बाद आप फील करोगे कि भाई राजतंत्र में भी और 18वीं शताब्दी में भी इतने बड़े और इतने बुद्धिमान शासक होते थे क्या? प्रशासन के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने डेवलपमेंट का काम नहीं किया हो। सभी क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम किया राजा जयसिंह ने। और अच्छा, यहां पर इस स्ट्रक्चर को बस बताने का आपको एक ही मोटिव है कि चौहान वंश में एक बड़े राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे, है ना, जो हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। गहड़वाल वंश के राजा थे राजा जयचंद। कौन थे? राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी तो आपने सुनी होगी। तो राजा जयचंद, अच्छा कहानी सुनाने के लिए बोल रहे हो, मध्यकाल में सुनाएंगे ना। अच्छा ठीक है, सुनो पहले। यहां देखो, मेवाड़ में राणा सांगा इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था? और फिर बाबर के साथ खानवा का युद्ध भी लड़ा था। लड़ा था कि नहीं? उसके बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। और उसके बाद दुर्गादास ने 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था। और राजा जयसिंह तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? इसे बना लो ऐसा ही। यह तुम्हारा बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है कि राजपूतों का विकास ऐसे हुआ है। और कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है ना? कहानी को पकड़ लिया तुम लोगों ने। अच्छा, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर समय कम है, पीडीएफ ही दे दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है जैसे ही पीडीएफ का नाम आता है? मेरा उद्देश्य है कि तुम्हें हिस्ट्री अच्छे से समझ में आए।
उसके लिए जो करना पड़ेगा किया जाएगा। अब इस बात को तुम बताओ कि अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं? जोर से नहीं आई आवाज। अच्छा, एक की बाद में आ रही है। अच्छा, इसको ऐसे करके ऐसे लेकर गया हूं मैं, तो ऐसे ही करना, कभी तुम गड़बड़ कर दो उधर से आ जाओ, फिर उल्टा क्रम बन जाएगा। बना कि नहीं बना? चलो तो अरे क्लियर हुआ? हेडिंग लगाइए भूमिका और गिनकर 2-3 सेंटेंस लिखिए। भूमिका, राजा जयसिंह पर आते हैं। इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार भारत में राजपूतों का उदय, इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार भारत में राजपूतों का उदय 9वीं शताब्दी एडी में 9वीं शताब्दी एडी में हुआ था। नौवीं शताब्दी एडी में हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे। तराइन के प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे, जिसके पश्चात या जिनके पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। मध्यकाल में, अगला पॉइंट, राणा सांगा महाराणा प्रताप
महाराणा प्रताप और दुर्गा दास जैसे योद्धा हुए, जैसे राजपूत योद्धा हुए, परंतु 18वीं सदी में नेक्स्ट पॉइंट, परंतु 18वीं सदी में हम राजपूतों के एक महान योद्धा राजा जयसिंह को देखते हैं। राजा जयसिंह को देखते हैं। किनको देखते हैं? राजा जयसिंह को। अब ध्यान से सुनिए, देखिए राजा जयसिंह, समय लिखिए 1681 से लेकर 1743 एडी। ये है महान योद्धा राजा जयसिंह। और अब इनके बारे में हमें कई बातें समझनी पड़ेगी। देखिए, आपने देखा भी, आमेर के शासक थे, आधुनिक जयपुर नगर को बसाया, महान प्रशासक थे, नगर नियोजक थे, खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, त्रिकोणमिति व लघुगणक, इन चीजों को इन्होंने समझा था। और जिज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ लिखा था, याद है? नादिर साले गया था इसे, जो एस्ट्रोनॉमी पर लिखा गया ग्रंथ था। समझ में आया? तो ये राजा जयसिंह थे वास्तव में, जिन्होंने 5 वेधशालाएं भी बनवाई। देखो यहां पर 5 नए खगोलीय वेधशालाएं, और जिसमें एक दिल्ली में थी, एक जयपुर में थी, एक मथुरा में थी, एक उज्जैन में और एक वाराणसी में थी। दिल्ली में इस वेधशाला को जंतर मंतर का नाम दिया गया है। यहां पर धरने प्रदर्शन करने का काम किया जाता है शांतिपूर्ण तरीके से, है ना? अभी आपने खूब चर्चा में रहा था जब पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, है ना? तो आपने समझा होगा। 5 नई वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया। क्यों भाई? राजा जयसिंह को देखकर क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है इन्होंने? सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? राजा जयसिंह। और यहां पर देखिए, एक बात और समझिए, यहां पर यूक्लिड की एक पुस्तक है ज्यामिति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री जो लिखा है, जो यूक्लिड ने लिखा है। किसने लिखा है? यूक्लिड ने लिखा है। और कहते हैं इस किताब को संस्कृत में अनुवाद करने का काम किया था किसने? और आपने log मैथ पढ़ा होगा, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, सुना है? ये जो लघुगणक है और लघुगणक की जो सारणी है, log 2 का मान याद है? ये जो सारी वैल्यूज है, ये भी किसने सारणी तैयार की? राजा जयसिंह ने। त्रिकोणमिति में भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, त्रिकोणमिति आप समझते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना? त्रिकोणमिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। एक कानून इसने बनाया कि मेरे राज्य में जो विलासितापूर्ण खर्च करेगा, ध्यान से सुनिए, जो विलासितापूर्ण तरीके से खर्च करेगा उसके खर्च पर रोक लगाने का एक कानून उसने बनाया। यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति को दबाकर और पूरे तरीके से विलासितापूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। मृत्यु हो गई 1743 में। कब हो गई? 1743 में मृत्यु हो गई। और कहते हैं, आपने देखा, राजा जयसिंह जैसा महान योद्धा, नगर नियोजक, प्रशासनिक सुधारक, खगोल शास्त्री, आर्थिक नियंता आपको नहीं मिलेगा।
आधुनिक जयपुर की सड़कें समकोण पर काटती है। आपको पता है आधुनिक जयपुर को बसाया गया तो उसकी सड़कें समकोण पर काटती थी, समकोण पर आज भी काटती है। चौड़ी चौड़ी और सीधी सड़कें यानी 90 अंश के कोण पर काटती है सड़कें। ऐसी सड़कें तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी थी, जानते हो आप लोग। तो कहते हैं ये ऐसा नगर इन्होंने बनाया। आधुनिक जयपुर जो आपके सामने मिलता है वो इन्हीं के नाम पर तो बसा है। राजा जयसिंह के नाम पर क्या है, जयपुर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ ले क्या, लिख ले क्या, लिखे। स्ट्रक्चर बनाना है, बना देते हैं। अच्छा इसका तो बना लोगे तुम खुद भी। देखिए ये जैसे राजा जयसिंह है, राजा जयसिंह, समय क्या है 1681 से 1743। देखो यहां पे ध्यान से, प्रमुख राजपूत शासक, प्रमुख राजपूत शासक। दूसरा दूसरा आधुनिक जयपुर की स्थापना, आधुनिक जयपुर की स्थापना। नगर नियोजक, नगर का नियोजन करने वाला। महान प्रशासनिक सुधारक, महान प्रशासनिक सुधारक। महान खगोल शास्त्री, महान खगोल शास्त्री। महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ। वास्तुकला के क्षेत्र में भी, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास, वास्तुकला के क्षेत्र में विकास। लघुगणक, सारणी का विकास। ज्यामिति के तत्व, ज्यामिति के तत्व नामक पुस्तक, किसकी पुस्तक है, यूक्लिड की नामक पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद करवाया था कि नहीं, और संस्कृत में अनुवाद करवाया इन्होंने। 5 वेदशालाएं, पता है 5 वेदशालाएं आपको पता ही है कहां कहां है, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। ठीक है, ये इन्होंने करवाया। और एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था जीज मोहम्मद शाही। क्या लिखा, जीज मोहम्मद शाही। इसे बाद में कौन उठाकर ले गया, नादिर शाह उठाकर ले गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार में स्ट्रक्चर कंप्लीट। राजा जयसिंह,
बेटा इससे ज्यादा राजपूतों के बारे में मध्यकालीन भारत में पढ़ाएंगे। हो गया? अब धीरे धीरे तुम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हो। ठीक है, बस तो क्रांति करोगे फिर तुम एक दिन। जल्दी से इसकी नोटिंग कर ले। लिखे। अब धीरे धीरे तुम लोग आदत बनाने की डालना शुरू करो स्ट्रक्चर, है ना? हम 2-3 दिन और बना देते हैं, फिर बनाओगे खुद से। ठीक है, लिखिए। राजा जयसिंह, पहला पॉइंट, राजा जयसिंह 18वीं सदी के राजा जयसिंह 18वीं सदी के प्रमुख राजपूत शासक थे। ये आमेर के ये आमेर ब्रैकेट में राजपूत, सॉरी, ये आमेर ब्रैकेट में जयपुर के शासक थे। आमेर को ही क्या कहा जाता है? जयपुर। इन्होंने आधुनिक नगर जयपुर की इन्होंने आधुनिक नगर जयपुर की स्थापना इन्होंने आधुनिक नगर जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर की सड़कें चौड़ी और सीधी थी और समकोण पर काटती थी। जयपुर की सड़कें चौड़ी और सीधी थी और समकोण पर काटती थी। इन्हें महान नगर नियोजक, अगला पॉइंट, इन्हें महान नगर नियोजक भी कहा जाता है। ये महान, अगला पॉइंट, ये महान समाज सुधारक एवं ये महान समाज सुधारक एवं प्रशासनिक सुधारक भी थे। ये महान खगोल शास्त्री ये महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने
5 नई खगोलीय वेधशालाओं, इन्होंने 5 नई खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 नई खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। लिखिए बेटा, नंबर 1 दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। पांच नए खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था ग्रहों के पर्यवेक्षण के लिए। ग्रहों के पर्यवेक्षण के लिए ये 5 वेधशालाएं बना ली। हाँ, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। देखिए, ये महान गणितज्ञ भी थे। ये महान गणितज्ञ भी थे। इन्होंने त्रिकोणमिति और लघुगणक के क्षेत्र में त्रिकोणमिति और लघुगणक के क्षेत्र में त्रिकोणमिति और लघुगणक के क्षेत्र में योगदान दिया था। अच्छा, एक ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा है बार बार कि सर जंतर मंतर में क्या होता था। बेटा, जंतर मंतर उस जगह को कहा जाता है जहां पर ये वेधशाला बनी है दिल्ली में। अब इस वेधशाला को बंद कर दिया गया है और जंतर मंतर दिल्ली में अब एक जगह है इसी नाम पर, जहां पर आप शांतिपूर्ण, सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हो। शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसा नहीं करेंगे आप, केवल शांतिपूर्ण तरीके से। तो उसके रूप में अब जंतर मंतर फेमस हो गए। लिखिए अगला पॉइंट, इन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक ज्यामिति के तत्व ब्रैकेट में एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री, ब्रैकेट में यूक्लिड की पुस्तक, का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। संस्कृत में हाँ, ये वही यूक्लिड है गणितज्ञ। एक बच्चा पूछ रहा है कि यह वही यूक्लिड है जो सर 10th क्लास में पढ़ाया जाता था। ठीक है, आगे लिखता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ये प्रेमिका से पता नहीं क्यों जोड़ा है इसने। ये को अगला पॉइंट लिखिए, राजा जयसिंह ने
खगोल शास्त्र पर एक पुस्तक जिज मोहम्मद शाही, एक पुस्तक जिज मोहम्मद शाही लिखी थी, ब्रैकेट में मोहम्मद शाह के नाम पर, तभी तो मोहम्मद शाही है इसका नाम, ये मोहम्मद शाह रंगीला है। जिज मोहम्मद शाही लिखी थी, क्या लिखी थी? जिज मोहम्मद शाही लिखी थी। ये 5 वेधशालाएं हो गई। लिखे इन्होंने विलासितापूर्ण खर्च पर रोक लगाते हुए विलासितापूर्ण खर्च पर रोक लगाते हुए एक कानून बनाया था, या लगाने के लिए एक कानून बनाया था। इनकी मृत्यु 1743 में, इनकी मृत्यु 1743 में हो गई। कब हो गई? 1743 में हो गई। ये थे राजा जय सिंह। बताओ जयपुर किसने बसाया? महान गणितज्ञ थे। कितनी वेधशालाएं बनवाई? कहां कहां है बता सकते हो? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। यूक्लिड की कौन सी पुस्तक है? उसका अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी लिखी? कौन ले गया था उठाकर? नादिर साहब। याद हो गया? जाट राज्य। क्या हेडिंग लगाएंगे? जाट राज्य। सिर्फ बोल के दिखा रहे हो या याद ही हो रहा है सच में? वेरी गुड। बस आपको पता है टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए केवल कि जिन स्टूडेंट्स को वह पढ़ा रहा है वे सब सफल हो जाए। जीवन में 2 लोग आपसे कभी नहीं चिढ़ेंगे, माता पिता और गुरुजन। उनका सीना जब भी आप जीवन में कुछ अच्छा करोगे, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिश्ते ही आपकी सफलता में कभी बाधक नहीं बनते। बात समझ में आई? बाकी तो सभी लोग कभी कभी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या कर ही लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो हम लोग जाट राज्य की बात करेंगे। छोटा सा जाट राज्य है। महाराजा सूरजमल के बारे में आपको बताना है ना? महाराजा सूरजमल का नाम सुना है आपने? अच्छा, एक बात बताओ, प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते थे कि नहीं होते थे? आपको पता है? ये जो क्षत्रिय है ना, यहां पर इन क्षत्रियों की 2-3 कैटेगरी बन जाती हैं। ये क्षत्रिय एक तो राजपूत होते ही है बच्चों, एक गुज्जर होते हैं। कौन होते हैं? गुज्जर होते हैं। और एक होते हैं जाट। कौन होते हैं? जाट। ये तीनों की शाखाएं जो है वो क्षत्रियों से ही जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? क्षत्रियों से। जाटों का उदय भी 8वीं-9वीं सदी में ही माना जाता है। 8वीं-9वीं सदी में ही माना जाता है। और जाट स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना जाटों ने, ध्यान दे, जाटों ने एक युद्ध पद्धति शुरू की थी जिसे गुरिल्ला वॉर कहा गया था।
गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा गया था जिसे। और कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जाटों ने बड़े स्तर पर लागू किया था, क्योंकि वे संख्या में कम थे, और जब संख्या में कोई कम होता है तो वह ऐसी युद्ध पद्धति चाहता है जिससे कि आपके अपने जो विपक्षी है उसे पराजित कर सके और अपनी हानि कम से कम कर सके। और गुरिल्ला युद्ध नीति का मतलब है छिपकर लड़ा जाने वाला युद्ध, है ना। और ऐसी युद्ध नीति का प्रयोग इन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ भी किया था। मैंने बताया था इन्होंने महमूद गजनवी के काफिलों को लूट लिया था। इन्होंने कहा था अपना ही माल जा रहा है, सोमनाथ को लूट कर जब वह ले जा रहा था। और कहते हैं इन्होंने हाथी घोड़े, पीछे के हाथी घोड़े साफ कर दिए थे, धनवन नहीं लूटा, हाथी घोड़े ही साफ। और कहते हैं 1027 में जब महमूद गजनवी इनके खिलाफ अभियान करने आया तो कहते हैं 1027 में जाट उन्हें मिले ही नहीं। कहते हैं जाट ऐसे मिलते ही नहीं थे और वह असफल होकर लौट गया। 1206 में तो पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला मोहम्मद गोरीन के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। कौन मारा गया? मोहम्मद गोरीन के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो जाट राज्य की स्थापना यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। जाट राज्य की स्थापना, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि जाट प्रारंभ में राजपूतों की शाखा थी या क्षत्रिय थे ये, और जाट राज्य के संस्थापक बदन सिंह एवं चूड़ामन थे। और 18वीं सदी के दौरान गोकुलदास जाटों का प्रमुख नेता था। कौन नेता था? गोकुलदास। गोकुलदास को ही तो मरवा दिया था किसने? गोकुलदास को ही तो मरवा दिया था औरंगजेब ने, जिसके बाद अकबर का मकबरा खोद डाला था जाटों ने, याद है? गोकुलदास को ही मरवाया था। लेकिन जाटों के सबसे बड़े राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल। कौन हुए हैं? महाराजा सूरजमल। और ये है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल का शासनकाल केवल 1756 से 63 एडी तक रहा है। 7 साल कह लो आप इसे, है ना, 7 साल का शासनकाल। लेकिन 7 साल के शासनकाल में कहते हैं अति महत्वपूर्ण काम किए जाटों के इस राजा ने, महाराजा सूरजमल। इसे जाट जाति का प्लेटो, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। महान बुद्धिमान योद्धा, जाट जाति का प्लेटो किसे कहा गया? महाराजा सूरजमल को। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वतंत्र राज्य है और 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य। तो देखो इनका काल भी तो 18वीं शताब्दी का ही है। अरे है कि नहीं है? तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि लिखो, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी पृष्ठभूमि तो लिख लो थोड़े सा। ये लो स्ट्रक्चर, जाट राज्य, भूमिका, ये क्या है? भूमिका। और भूमिका के अलावा जाट, भूमिका में देखो हम क्या क्या लिखेंगे? जाटों का उदय, जाटों का उदय। साथ में 18वीं सदी में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना, स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना, स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा? बदन सिंह और चूड़ामन के द्वारा। अभी बताइए, बदन सिंह और चूड़ामन के द्वारा। औरंगजेब के शासनकाल में एक प्रसिद्ध जाट नेता था जिसका नाम था गोकुल दास, और महाराजा सूरजमल जाटों का सबसे बड़ा राजा हुआ, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने पानीपत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद है? मराठे जब युद्ध हार गए तो उन्होंने क्या किया था? साथ दिया था। चिकित्सीय सहायता और खाद्यान्न यानी भोजन प्रदान करने का काम किया था। किसने?
सूरजमल ने, बिल्कुल सही। आप लिखें। महाराजा सूरजमल। 7 रानियां थी महाराजा सूरजमल की। शिवाजी की भी 6 थी, कोई बताता है इतिहासकार 8 थी। इस मामले में कोई नेता कंजूस नहीं था, कोई राजा, इस मामले में किसी राजा ने कंजूसी नहीं की। और राजाओं के बड़े बड़े हरम होते थे पहले, पता है आप लोगों को, और कहते हैं भारी संख्या में महिलाएं वहां होती थी और विवाह कई कई होते थे। एक औरंगजेब को छोड़ दे, औरंगजेब ने केवल एक विवाह किया। औरंगजेब बेहद कट्टर था, लेकिन उसने केवल एक विवाह किया था, दिलरास बानो बेगम के साथ। बात समझे? बाकी अंग्रेजों ने तो कई बार इस बात का फायदा भी उठाया। एक बार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से कहा कि अब भारतीय राजा केवल 4 विवाह कर सकता है, तो कई भारतीय राजा इस बात से सदमे में आ गए। उन्होंने कहा बस 4? बस 4? 5 मिनट, बस 4 विवाह? देखो भाई, कुछ टैक्स में छूट चाहिए तो ले लो, कुछ और अन्य भारत में छूट चाहिए तो ले लो, लेकिन विवाह के लिए प्रतिबंधित मत करो। लिखिए, जाट जाति भी, पहला पॉइंट, जाट जाति भी क्षत्रियों की ही जाट जाति भी क्षत्रियों की ही एक शाखा क्षत्रियों की ही एक शाखा थी। जाटों का उदय भी इतिहासकार 9वीं सदी के आसपास जाटों का उदय भी इतिहासकार 9वीं सदी के आसपास बताते हैं। सत्रहवीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना, स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना बदन सिंह और चूड़ामन के द्वारा, बदन सिंह और चूड़ामन के द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि जाट जाति कृषि के कार्यों में, कृषि के कार्यों में संलग्न थी। उल्लेखनीय है कि जाट जाति कृषि के कार्यों में संलग्न थी। 17वीं 18वीं सदी में, 17वीं 18वीं सदी में जाटों का विस्तार आगरा, मथुरा,
17वीं 18वीं सदी में जाटों का विस्तार आगरा, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में था। पश्चिमी आगरा, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में था। औरंगजेब के शासनकाल में, नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में गोकुलदास जाटों का प्रसिद्ध नेता था। गोकुलदास जाटों का प्रसिद्ध नेता था। एक विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने गोकुलदास की हत्या करवा दी थी। एक विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने गोकुलदास की हत्या करवा दी थी। जिसके पश्चात जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा नष्ट कर दिया था। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कब्र, बेसिकली कब्र नष्ट की थी, ब्रैकेट में कब्र लिख लो, कब्र नष्ट की थी। लिखे 18वीं शताब्दी में जाटों का महानतम शासक राजा सूरजमल था। समय है 1756 से 1763 एडी। ध्यान से सुनिए एक बात को। पहली बात, महान योद्धा। दूसरी बात, जाटों के सिनसिनवार वंश से था। कौन सा वंश था? सिनसिनवार वंश से था। यह प्रारंभिक राजधानी डीग थी इसकी। राजस्थान में प्रारंभिक राजधानी इसने बनाई डीग। डीग है ना राजस्थान में? प्रारंभिक राजस्थान में डीग इनकी राजधानी थी। बाद में लेकिन उन्होंने भरतपुर को राजधानी बनाया। बाद में भरतपुर मथुरा के पास है, सुना है? भरतपुर में इनका किला भी है। भरतपुर में स्थायी राजधानी बनाई इन्होंने। लिखिए, जाटों का विस्तार किया, मतलब समझो इसे, जाटों का विस्तार किया और इन्हें जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाट जाति का प्लेटो। समाज सुधारक थे ये, बड़े समाज सुधारक थे और पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों की सहायता की थी इन्होंने। मराठों की
सहायता की थी इन्होंने। अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? 1763 में कहते हैं लाल किले दिल्ली के पास ये हमले के लिए गए थे मुगलों के साथ, और कहते हैं कोने में बैठ के गोली चला रहे थे। कोने में बैठ के कोई मुगल फौजी आया और कोने में यूं इनके सामने बंदूक लेकर खड़ा हो गया और गोली से उड़ा दिया। कहते हैं इस प्रकार राजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। कहते हैं एक बार तो इनके काल में जाट लाल किले का दरवाजा उखाड़ कर ले गए। लाल किले का दरवाजा उखाड़ कर ले गए। इसलिए जाटों के कारनामे बहुत ज्यादा है। इसलिए जाटों की फुल फॉर्म कई बार लोग बताते हैं जस्ट अवॉइड देम। जस्ट अवॉइड देम, नहीं समझे? थोड़ा सा इग्नोर ही करके चलो, अवॉइड करके चलो। लेकिन ये सच नहीं है, मजाक में बता रहे हैं, है ना? कभी कोई जाट बैठा हो क्लास में यहाँ नहीं मिलेंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन मिलेंगे तो यहां भी, ऐसी बात नहीं। अरे समझ में आया? स्ट्रक्चर बन गया? याद हुआ? बताओ 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जाटों का? राजा सूरजमल। मान योद्धा था कि नहीं था? कौन से वंश से संबंधित था? प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजस्थान में। बाद में राजधानी क्या बनाई? जाटों का विस्तार किया इसने। और जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूरजमल को। और समाज सुधारक थे कि नहीं थे? और मराठों की सहायता की थी पानीपत के युद्ध के बाद। और मृत्यु 1763 में हो गई। लिखे से? चलिए पहला पॉइंट। क्या एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लें? अच्छा सुनो सुनो, कितने लोग चाहते हैं ब्रेक हो? अच्छा ये बताओ कितने लोग चाहते हैं ब्रेक ना हो? ब्रेक होगा 10 मिनट का। जय हिंद।